गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, प्रकाश जी और उनकी पत्नी सावित्री जी गांव के एक छोटे से मकान में रहते थे। गांव में उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन अब वो लोग अपने खेतों में दूसरों से काम करवाते थे। प्रकाश जी का एक ही बेटा था, जिसका नाम था नितिन। नितिन शहर में नौकरी करता था और नितिन अपनी पत्नी दिव्या के साथ शहर में ही रहता था। नितिन के बार बार बुलाने पर भी प्रकाश जी कभी भी अपनी पत्नी सावित्री के साथ शहर नहीं गए, क्योंकि उन्हें तो गांव में रहना ही अच्छा लगता था। प्रकाश जी का बेटा नितिन पत्नी दिव्या के साथ छुट्टियों में माता पिता के साथ रहने के लिए आ जाता था। एक दिन प्रकाश जी किसी काम से बाजार गए हुए थे। आते समय वो अपनी पत्नी की पसंद की मिठाई लेकर आ गए, क्योंकि सावित्री जी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि उन्हें कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। उस दिन पति पत्नी ने मिलकर मिठाई खाई, अच्छे से हंसी खुशी रहे, दिन अच्छे से बीत गया। अगली सुबह प्रकाश जी की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। पति की खराब हालत को देखकर सावित्री जी घबरा गईं, क्योंकि इस उम्र में उन्हें बीमारी से बहुत डर लगता था। सावित्री जी तुरंत ही पति को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही प्रकाश जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से सावित्री जी एकदम से सन्न रह गई कि कैसे उनके पति उनकी आंखों के सामने ही उन्हें छोड़कर चले गए। सावित्री जी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। गांव के लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से सावित्री जी को संभाला और नितिन को फ़ोन करके सारी बात बताई। नितिन भी अपनी पत्नी दिव्या के साथ उसी दिन गांव में पहुंच गया। नितिन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और अपने पिता के अचानक से चले जाने के कारण नितिन भी बिल्कुल अंदर से टूट गया था। ऐसे समय में नितिन को दिव्या ने ही संभाला। साध संगत जी, कहा जाता है कि जाने वाले तो चले जाते हैं और उनके पीछे इंसान रोता ही रह जाता है, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार हो तो ऐसे मुश्किल समय में सभी एक दूसरे को मिलकर संभाल लेते हैं। नितिन भी अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन प्रकाश जी की मृत्यु से सावित्री जी बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। ना तो वो किसी से बात करती थी और ना ही वो ठीक से खाना खा रही थी। खैर, जैसे तैसे समय बीता। नितिन की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, इसीलिए वो वापस शहर जाने की तैयारी करने लगा। सावित्री जी घर के एक कोने में अपने पति की तस्वीर को खामोश निगाहों से देखी जा रही थी। तभी नितिन माँ के पास आया और कहने लगा, माँ चलिए, आप भी अपना सामान बांध लीजिए, आपको भी अब हमारे साथ शहर जाना है। सावित्री जी बोली, क्यों बेटा, तुम लोग जाओ, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी। नितिन बोला, माँ आप अपनी हालत देख रही हैं, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। सावित्री जी बोली, शहर में मेरा मन नहीं लगता, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। तो नितिन बोला, माँ मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ छोड़कर अकेले शहर चला गया तो फिर मेरा मन तो यहीं अटका रहेगा, मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको गांव में रहना ही है तो थोड़े समय बाद गांव आ जाइएगा, लेकिन अभी आपकी हालत देखकर मैं आपको गांव में नहीं रहने दे सकता। नितिन जिद पर अड़ गया, तो आखिरकार सावित्री जी को बेटे की बात माननी पड़ी और इसके बाद सावित्री जी बेटे और बहू के साथ शहर में पहुंच गई। शहर में आने के बाद भी वो बिल्कुल खामोश रहती थी। नितिन ने माँ के कमरे में उनकी सुख सुविधा की हर एक चीज़ रख दी थी, लेकिन फिर भी सावित्री जी ना तो किसी चीज़ की ओर आंख उठाकर देखती थी, ना ही वो ठीक से खाना खा रही थी। अब सावित्री जी को शहर में आए 2 दिन हो गए थे। दिव्या अपनी सास की पसंद का खाना बनाकर उनके सामने रख देती थी, लेकिन खाने को देखते ही सावित्री जी कहती थी, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही। बस कभी कभार बेमन से वो एक आध रोटी खा लेती थी। अब एक दिन की बात है, नितिन ऑफिस से आया तो पत्नी से पूछने लगा, क्या माँ ने खाना खा लिया। तो दिव्या बोली, नहीं, माँ ने खाना नहीं खाया,
ये लो, अपनी माँ को जाकर खाना दे दो। ये सुनकर नितिन गुस्से में बोला, ये क्या है? थाली में तो केवल रोटी और अचार ही रखा है। मेरी माँ के लिए ढंग से खाना परोस कर दो। तो दिव्या पति को ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी माँ के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि माँ का काम तो रोटी और अचार से ही चल जाएगा। नितिन गुस्से में बोला, ये तुम क्या कह रही हो? दूसरी तरफ से सावित्री जी अपने कमरे के अंदर से सारी बातें सुन रही थीं। तभी दिव्या जोर से बोली, अरे माँ जी तो गांव की रहने वाली है ना, उन्हें तो शहर के ढंग भी नहीं आते होंगे और अच्छे पकवान उनसे हजम कैसे होते होंगे। बहू की बातों से सावित्री जी को गहरी ठेस पहुंची। फिर नितिन ने भी कहा, तुम सही कह रही हो, गांव में रहने वाले लोगों का भोजन तो ऐसा ही होता है। एक काम करना, जब तुम्हारे माँ और पिताजी इस बार यहाँ आएंगे तो उनके लिए भी यही खाना परोस कर देना, ठीक है ना? ये सुनते ही दिव्या गुस्से से बोली, मेरी माँ ऐसा खाना क्यों खाएंगी? मेरी माँ को तो मेरी हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। तुम्हारी माँ की तरह नहीं कि खाने की थाली ले जाकर उनके सामने रख दो, फिर भी वो खाने को देखकर मुंह फेर लेती हैं। मैं कुछ भी बनाकर ले जाऊं, तुम्हारी माँ तो खाना खाती ही नहीं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि शायद उन्हें रोटी और अचार ही अच्छा लगता होगा। नितिन गुस्से में बोला, मेरी माँ के बारे में इस तरह की बातें मत करो। तुम अच्छा खाना परोस कर दो, मैं अभी अपनी माँ को खाना खिला कर आता हूँ। जब सावित्री जी ने बेटे की बात सुनी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे कि कम से कम मेरे बेटे को मेरी परवाह तो है। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा उनके कमरे की तरफ आ रहा है तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वो बिस्तर पर लेट गईं। नितिन खाने की थाली लेकर माँ के कमरे में पहुंचा। थाली में गर्मा गर्म दाल, 2 फुलके और 1 कटोरी चावल थे। खाने की खुशबू से कमरा महक उठा। पहले तो सावित्री जी को कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन अब बेटे का प्यार देखकर उनका मन भर आया। ऊपर से बहू के ताने सुनकर उनकी इच्छा हुई कि वो भी अपनी बहू को गलत साबित करें। सावित्री जी भी अपनी बहू को दिखाना चाहती थी कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा खाना ही खाया है। लेकिन पति के मौत के बाद तो उन्हें ऐसा सदमा लगा था कि उन्हें कुछ भी खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती थी। इसीलिए तो वो दिव्या के बनाए हुए खाने को देखकर मुंह फेर लेती थी। लेकिन आज तो दिव्या ने ऐसी बात कह दी थी कि उन्हें बहुत चोट पहुंची थी। जब नितिन माँ के पास आकर बैठा तो कहने लगा, माँ उठिए, खाना खा लीजिए। आप ऐसे कब तक भूखी रहेंगी? आपको पता है ना कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। आप अगर ऐसे रहेंगी तो पिताजी की आत्मा को भी कितना कष्ट होगा। अपने बेटे के मुंह से ये सुनते ही सावित्री जी रोने लगी। नितिन ने भी माँ को थोड़ी देर रोने दिया ताकि माँ का मन शांत हो जाए। उसके बाद नितिन ने माँ को पानी देते हुए कहा, पानी पीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिए। इस तरह से खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि आज उनका बेटा कितना बड़ा हो गया है, जो खाने के लिए उनसे मनुहार कर रहा था। ऐसे ही जब बचपन में नितिन किसी बात से नाराज होकर खाना पीना छोड़ देता था तो वो भी इसी तरह से बैठकर बेटे को समझाती थी और तब नितिन उन्हीं के ही हाथों से खाना खाता था। अभी सावित्री जी सोच ही रही थी कि तभी नितिन ने खाने का एक निवाला माँ की ओर बढ़ाया तो सावित्री जी का गला भर आया। उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। नितिन बड़े ही प्यार से माँ को खाना खिला रहा था जैसे माँ उसे बचपन में खिलाती थी। आज सावित्री जी को ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद छोटी बच्ची बन गई हैं और नितिन किसी बड़े की तरह उन्हें खाना खिला रहा था। देखते ही देखते सावित्री जी ने पूरा खाना खा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मुझे लगता है कि दिव्या को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो मुझे गांव छोड़ दो। ये सुनकर नितिन हंसने लगा। कहने लगा, माँ आप बहुत भोली हैं। क्या आपने नहीं देखा कि जब से आप यहाँ आई हैं तभी से ही दिव्या आपके आगे पीछे घूमती रहती है। वो आपकी हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखने की कितनी कोशिश करती है। आपकी पसंद का खाना बनाकर आपके आगे रखती है। जब खाना ठंडा हो जाता है तो तुरंत खाना गर्म करके आपके सामने बैठकर मनुहार करती है। जब उसने देखा कि 2 दिनों से आपने खाना नहीं खाया तो उसने जानबूझकर कुछ कड़वी बातें कही ताकि आपके मन को ठेस पहुँचे और मैंने भी उसके सामने नाटक किया।
ताकि उसकी बातों को गलत साबित करने के लिए मैं आपको खाना खिलाने के लिए आऊं और आप खाना खाने के लिए मान जाएं। सावित्री जी हैरान होकर बेटे की बातें सुन रही थी। तभी दिव्या हलवे की कटोरी लेकर कमरे में आई और बोली, माँ जी, मैंने जो भी कहा है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने वो सब इसीलिए कहा ताकि आपको गुस्सा आए और गुस्से में आप खाना खा लें। ये तो हमारी योजना थी आपको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि आप खाना नहीं खा रही थी। अगर खाना नहीं खाती तो आप बीमार पड़ जाती। जिस तरह से हमें पिताजी से प्यार था, हमें आपसे भी बहुत प्यार है और अब हम चाहते हैं कि आगे हमारी ज़िंदगी में आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। इसीलिए हम आपका बहुत ध्यान रखना चाहते हैं। अब आप बताइए, आप हमारे साथ खुशी खुशी रहेंगी ना? अब सावित्री जी बेटे बहू का ये प्यार देखकर भावुक हो गई। उन्होंने नम आंखों से सहमति में सर हिला दिया और अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते हुए सोचने लगी कि अगर आज के समय में मेरी ज़िंदगी में इतना प्यार करने वाले बच्चे हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। भले ही मेरे पति इस दुनिया में नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की नज़रों में वही प्रेम और परवाह मुझे दिखाई दे रही है जो मेरे पति की नज़रों में मेरे लिए थी। आखिरकार नितिन भी तो अपने पिता का अंश है। उस दिन के बाद से सावित्री जी धीरे धीरे जिंदगी की ओर लौटने लगी थी और बेटे बहू के सहयोग की वजह से अब उनका शहर में भी मन लग गया था। साथ संगत जी, जीवन साथी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे समय में अगर बच्चों का साथ मिल जाए तो फिर इंसान जीने की कोशिश तो कर ही सकता है ना। आपकी साखी को लेकर क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।